हेलो एवरीवन। तो क्विक रिवीजन सीरीज को शुरू करते हुए हम लोग यूनिट नंबर 2 जो है हमारा उसको शुरू करेंगे। और यूनिट नंबर 2 जो है हमारा इट इज बेस्ड ऑन सोर्सेस। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था दैट विदाउट सोर्सेस वी कैन नॉट स्टडी हिस्ट्री। बिना सोर्सेस के हिस्ट्री को नहीं पढ़ा जा सकता है, ना ही उसको लिखा जा सकता है। तो सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री लिखने में और हिस्ट्री पढ़ने में। और बिना सोर्सेस के ना तो हिस्ट्री लिखी जा सकती है ना ही पढ़ी जा सकती है। तो ये जो यूनिट है हमारा वो सोर्सेस के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। दो तरह के सोर्सेस को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में हम अलग अलग जो बुक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, कैसे वो अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में। उसी तरह आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हम लोग इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे, कॉइन्स को स्टडी करेंगे। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सोर्सेस की अगर बात करेंगे कि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि सोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस को अगर डिस्कस करेंगे तो जितनी भी लिखी हुई चीजें हैं वो लिटरेरी सोर्सेस में आ जाएंगी। जैसे कि हमारा मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखी हुई जो किताबें हैं, हाथ से लिखी हुई जो स्क्रिप्ट है वो लिटरेरी सोर्सेस के अंदर आ जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर बिल्डिंग रिमेन्स, फॉसिल्स, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर देखने को मिलेंगी। इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। तो दो तरह के सोर्सेस हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सबसे पहले हम लोग लिटरेरी सोर्सेस को डिस्कस करेंगे। लिटरेरी सोर्सेस की जब बारी आती है तो जितनी भी भाषाएं इंडिया में अभी बोली जाती हैं वो सारी की सारी भाषाएं कहीं ना कहीं ये जो चार लैंग्वेज फैमिलीज आप देख रहे हैं उन्हीं को बिलोंग करती हैं। तो नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में जो भाषा बोली जाती हैं जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगाली, इंक्लूडिंग इंग्लिश, जर्मन एटसेट्रा, ये सारी जो भाषाएं हैं ये इस फैमिली से आती है, इंडो यूरोपियन फैमिली से। उसी तरह साउथ इंडिया की जो भाषाएं हैं जिसमें सबसे पुरानी भाषा है तमिल, कन्नड़, तेलुगु। तेलुगु सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है द्रविडियन भाषा, द्रविडियन फैमिली की। और मलयालम। तो मलयालम सबसे नई भाषा है इनके अंदर। और मलयालम का जो डेवलपमेंट है वो हमें अर्ली मेडिवल पीरियड यानी कि 12th सेंचुरी के आसपास ही देखने को मिलता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की बात करेंगे तो इस परिवार की जो भाषाएं, इस फैमिली की जो भाषाएं हैं वो सेंट्रल इंडिया रीजन में बोली जाती हैं, जैसे मुंडा, हो, हल्बी, जो गोंड कम्युनिटी की भाषाएं हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में एक भाषा है जो इस फैमिली से ताल्लुक रखती है और वो भाषा है खासी लैंग्वेज। तो खासी लैंग्वेज भी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से आती है। नेक्स्ट है हमारे पास टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली। टिबेटो बर्मन की अगर बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं ज्यादातर भाषाएं इस फैमिली से आती हैं, बस खासी जो है वो एक एक्सेप्शन है। तो उसको आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की भाषा है, ये टिबेटो बर्मन की नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में निशी लैंग्वेज जो अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलती है, उसी तरह नागा लैंग्वेजेस। तो ये सारी जो भाषाएं हैं वो सारी लैंग्वेजेस टिबेटो बर्मन जो लैंग्वेज फैमिली है उससे एसोसिएटेड है। तो अगर चार फैमिलीज की बात करेंगे तो इंडिया की सारी भाषाएं ये चार लैंग्वेज फैमिली से आती हैं, इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक और टिबेटो बर्मन। अब अगर लिटरेरी सोर्सेज को हम लोग स्टडी करेंगे तो लिटरेरी सोर्सेज को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कैनोनिकल लिटरेचर। कैनोनिकल लिटरेचर का मतलब हो गया रिलीजियस लिटरेचर। और दूसरा जो कैटेगरी है हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस का वो हो जाएगा नॉन कैनोनिकल या नॉन रिलीजियस लिटरेचर। तो एशियंट इंडिया में तीन मेजर रिलीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। ब्राह्मणिज्म जिसको हिंदुइज्म भी कहा गया है, तो उसका जो लिटरेचर है वो वैदिक लिटरेचर हो गया। बुद्धिज्म का लिटरेचर बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया।
और जैनिज्म का जो लिटरेचर है वो जैन लिटरेचर हो गया। इसी तरह नॉन रिलीजियस लिटरेचर की अगर बात करेंगे तो संस्कृत भाषा में बहुत सारे ड्रामा, बहुत सारे पोयम्स लिखे गए हैं। तमिल भाषा में बहुत सारी पोयम्स लिखी गई हैं संगम पीरियड में, और संगम पीरियड के बाद भी बहुत सारा कंपोजिशंस हमें देखने को मिलता है। भक्ति पीरियड में भी कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स और पोयम्स हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह कन्नड़ भाषा में भी किताबें लिखी गई हैं, जो लिटरेचर है उसका कंपोजिशन किया गया है। तेलुगु भाषा में भी कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। मलयालम की अगर बात करेंगे तो मलयालम सबसे नई द्रविडियन भाषा है, और इसमें लिटरेचर हमें मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट ही 12 और 13 सेंचुरी में हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेनर्स ने इंडिया को विजिट किया है, और उनके जो अकाउंट्स हैं वो भी हमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक एक करके अब हम लोग ये सारा जो लिटरेचर है उसको डिस्कस करेंगे, और इस तरह ये जो हमारा टॉपिक है लिटरेरी सोर्सेज उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम लोग वैदिक लिटरेचर डिस्कस करेंगे, उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर, उसके बाद जैन लिटरेचर, और बाद में जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर है उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर की जब बात करेंगे तो वैदिक लिटरेचर का मतलब है, क्योंकि वैदिक लिटरेचर का बेस जो है वो वेद से लिया गया है, वेद उसका बेस है, और बाकी सारा जो टेक्स्ट है वो ड्राइव टेक्स्ट है वेद से। तो इसलिए इस लिटरेचर को वैदिक लिटरेचर कहा जाता है। वैदिक लिटरेचर को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, श्रुति लिटरेचर और स्मृति लिटरेचर। श्रुति का मतलब होता है जो नॉलेज सुन के ली गई है, और स्मृति का मतलब होता है जो नॉलेज याद करके या एनालिसिस के बाद आई है। तो ऐसा माना जाता है कि वेद जो हैं वो किसी इंसान ने नहीं लिखे हैं। ईश्वर ने खुद, जब वैदिक ऋषिज डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में थे, जब ध्यान की गहन मुद्रा में थे, तब गॉड ने खुद उनको ये नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया है वेद की फॉर्म में। तो वेद जो है वो इंसान ने नहीं लिखा है ऐसा माना जाता है, और वेद जो है वो श्रुति लिटरेचर का पार्ट है। तो चारों वेद और चारों वेद के चारों पार्ट जो है वो श्रुति लिटरेचर का पार्ट है। बाकी का जितना भी लिटरेचर है वो स्मृति लिटरेचर का पार्ट है, जिसमें वेदांग भी है, जिसमें एपिक्स, महाभारत और रामायण भी हैं। धर्मशास्त्र भी इसी के अंदर आता है, और पुराण भी इसी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्रुति लिटरेचर को डिस्कस करते हैं। तो श्रुति के अंदर जैसा कि हमने डिस्कस किया कि चारों वेद श्रुति का पार्ट है। ऋग्वेद जिसमें सबसे पुराना पार्ट वेद है, जिसके अंदर टोटल 1028 हाइम्स या मंत्र जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। 1028 मंत्र हैं इसके अंदर, एंड दीज मंत्रास आर डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास। 10 वॉल्यूम्स में इनको डिवाइड किया गया है, 10 सेक्शंस में इनको डिवाइड किया गया है। तो अलग अलग मंत्र हमें अलग अलग गॉड के लिए ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। उसी तरह सामवेद की बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो मंत्र हैं सामवेद के अंदर वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं सामवेद के अंदर। सिर्फ 70 के आसपास कुछ नए मंत्र हैं इसमें, और यहाँ पर ये जो मंत्र हैं उनको म्यूजिकल टोन्स में सेट किया गया है। म्यूजिकल टोन्स में इनको सेट किया गया है, जिसका पर्पस था कि इजी रिसाइटेशन उसका हो सके, आसानी से उसको रिसाइट किया जा सके एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस। इसलिए उनको यहाँ पर म्यूजिकल टोन्स में सेट किया गया है। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हाइम्स देखने को मिलते हैं विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइसेस, जो हमें सैक्रिफिशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। सैक्रिफिशियल इंफॉर्मेशन मतलब अलग अलग तरह के जो यज्ञ हैं उनके बारे में यजुर्वेद हमें बताता है। जैसे वाजपेय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, ठीक है, राजसूय यज्ञ हो गया। तो ये सारे यज्ञ की इंफॉर्मेशन हमें यजुर्वेद से मिलती है। और अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि ये वाला यज्ञ जो है वो कौन सा वेद में दिया गया है, तो सारा जो सैक्रिफिशियल इंफॉर्मेशन है यजुर्वेद से ही आता है। उसी तरह अगर अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद हमें फोक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अथर्ववेद बेसिकली डील्स विद फोक इंफॉर्मेशन, जो आम लौकिक इंफॉर्मेशन है, आम लोगों की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करता है, सुपरस्टिशंस के बारे में बताता है। जैसे घर में चूहे भगाने के लिए यहाँ पर हमें हाइम और मंत्र देखने को मिलते हैं। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई है तो उसको लेके हमें यहाँ पर मंत्र और हाइम देखने को मिलते हैं। अगर फसल खराब हो गई है तो उसके लिए यहाँ पर हमें अलग अलग देवताओं के लिए हाइम देखने को मिलते हैं। तो फोक इंफॉर्मेशन हमें अथर्ववेद से देखने को मिलती है कि आम लोगों का विश्वास उस समय किस तरह का हुआ करता था। तो 4 वेद हैं जिनको अलग अलग समय पर इनका कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव वेदास।
तो वेदास की अगर बात करेंगे तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 4 वेद हमें देखने को मिलते हैं और हर वेद के 4 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है जिसके अंदर हाइम्स हमें देखने को मिलते हैं, मंत्र देखने को मिलते हैं, उसको कहा गया है समितास। तो समितास के अंदर हाइम्स हैं, अलग-अलग तरह के हाइम्स इसमें बताए गए हैं। उसी तरह ब्राह्मणास की बात करेंगे तो ब्राह्मणास के अंदर एक्सप्लेनेशंस हमें देखने को मिलते हैं। अलग-अलग मंत्र के क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या प्रोसीजर है उसका, ये सारी इंफॉर्मेशन ब्राह्मणास के अंदर दी गई है। उसी तरह अरण्यकास की बात करेंगे अगर हम लोग तो अरण्यकास की अंदर वो इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, वो रिचुअल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिनको फॉरेस्ट लाइफ में, वनप्रस्थ आश्रम में इनको परफॉर्म किया जाता है। तो फॉरेस्ट लाइफ के जो रिचुअल्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। इसके अलावा कुछ कुछ फिलोसॉफिकल इंफॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलती है। उपनिषद की बात करेंगे तो इट डील्स विद वैदिक फिलॉसफी। यहाँ पर हमें अलग अलग फिलॉसफी के बारे में पता चलता है। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान जो है उसके बारे में हमें पता चलता है, आत्मा क्या है उसके बारे में पता चलता है। तो उपनिषद बेसिकली डील्स विद फिलॉसफी। तो जैसे हिस्ट्री के 4 सेक्शंस होते हैं, उसी तरह जो वेद है उसके भी 4 सेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद। उपनिषद जो है वो आखिरी सेक्शन है हर वेद का, इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत, वेदांत का मतलब जहां वेद का अंत हो गया, तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ बीइंग द लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास। तो इस तरह से 4 वेद हमें देखने को मिलते हैं श्रुति लिटरेचर के अंदर, और हर वेद के 4 सेक्शंस होते हैं, संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। नेक्स्ट अगर हम लोग स्मृति टेक्स्ट की बात करेंगे तो स्मृति टेक्स्ट के अंदर अलग अलग तरह का जो लिटरेचर है वो हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट जो है उसके अंदर वो है वेदांगास। अगर वेदांगास को डिस्कस करेंगे तो वेदांगास का लिटरेरी मीनिंग है लिम्स ऑफ वेदास, वेद का अंग। लिम्स ऑफ वेदास। और ऑफिशियली तो ये जो एलिमेंट्स हैं वेदांगास वो वेद का पार्ट नहीं है, बट इनकी इंफॉर्मेशन के बिना, इनकी नॉलेज के बिना वेद को ना ही ठीक से पढ़ा जा सकता है, ना ही ठीक से समझा जा सकता है। इसके कारण इनको वेदांग कहा गया है, वेद का अंग। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं वेद को समझने के लिए, वेद को पढ़ने के लिए। और जिसमें जो पहला एलिमेंट है उसको कहा जाता है शिक्षा। तो शिक्षा की बात करेंगे तो इसके अंदर हमें फोनेटिक्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, अलग अलग मंत्र को कैसे प्रोनाउंस करना है, अलग अलग वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें शिक्षा का जो सेक्शन है वहां से देखने को मिलती है। उसी तरह छंद की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टैंजा फॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से देखने को मिलती है कि अलग अलग स्टैंजास का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। व्याकरण, ग्रामर के बारे में हमें बताता है कि ग्रामर को कैसे इस्तेमाल करना है। निरुक्ता जो है वो एटामोलॉजी की इंफॉर्मेशन हमें देता है, यानी कि जो वर्ड्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कौन से रूट वर्ड हैं और कौन से डिराइव्ड वर्ड हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। कल्प यानी कि रिचुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से देखने को मिलती है, रिचुअल्स के बारे में, सेक्रीफाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। ज्योतिष की बात करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन हमें इस सेक्शन से मिलती है। तो इस तरह 6 जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वैदिक लिटरेचर के अंदर, दीज आर रेफर्ड एज वेदांगास, क्योंकि बिना इनके ना तो वेद को ठीक से पढ़ा जा सकता है, ना ही वेद को ठीक से समझा जा सकता है। तो इनको आपको मेमोराइज करना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इनसे। नेक्स्ट है हमारे पास एपिक्स। तो वैदिक लिटरेचर के अंदर 2 एपिक्स भी हमें देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इज महाभारत एंड सेकेंड इज रामायण। महाभारत की बात करेंगे अगर हम लोग तो महाभारत के बारे में कहा जाता है दैट इट वाज कंपोज्ड बाय वेद व्यास, वेद व्यास ने उसको कंपोज किया है। उसी तरह महाभारत के बारे में एक और बात फेमस है कि उसके अंदर टोटल 1 लाख वर्सेस हैं, टोटल 1 लाख वर्सेस हैं। और 1 लाख वर्सेस के कारण इसको शत सहस्री संहिता भी कहा जाता है। शत का मतलब 100 और सहस्री का मतलब 1000। तो 1 लाख वर्सेस हैं इसके अंदर, इसीलिए शत सहस्री संहिता भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा महाभारत के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको एक बार में नहीं लिखा गया है। इसकी जो स्टोरी है वो 1000 BC के अराउंड शुरू होती है
और इसका कंपोजिशन या कंपाइलेशन हमें गुप्ता पीरियड में जाके देखने को मिलता है। तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है जहां पर महाभारत को कंपाइल किया गया है। तो महाभारत का जो पहला सेक्शन है उसको जय संहिता कहा जाता था। बाद में भरत संहिता इसके अंदर ऐड किया गया है और इस तरह महाभारत को जय भारत संहिता कहा जाता है। तो एक तो शत सहस्त्री संहिता उसको बोलते हैं, जय संहिता इसका पहला सेक्शन है, भारत इसमें बाद में जोड़ा गया है, इसकी वजह से इसको जय भारत संहिता भी बोलते हैं। और महाभारत बहुत लंबा टेक्स्ट है जिसके अंदर 18 वॉल्यूम्स में ये जो स्टोरी है इसको डिवाइड किया गया है। तो 18 सेक्शंस और 18 वॉल्यूम्स हमें महाभारत के देखने को मिलते हैं जिनको प्रवरास कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट महाभारत। रामायण की अगर बात करेंगे तो रामायण भी एक एपिक है संस्कृत भाषा में जो वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। इट वॉज कंपोज्ड बाय वाल्मीकि। वाल्मीकि ने कंपोज किया है रामायण को और उसके भी 7 सेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। बाल कांड जो है वो सबसे पहला कांड है, सबसे पहला सेक्शन है, और उत्तर कांड जो है वो सबसे आखिर का है। तो इस तरह से हमें अलग अलग कांड जो है वो रामायण के अंदर देखने को मिलते हैं। सब 7 सेक्शंस में उसको डिवाइड किया गया है। रामायण जो है बहुत पॉपुलर स्टोरी है। तो इसका एक जैन वर्जन भी हमें देखने को मिलता है, विमल सुरी ने इसको लिखा है। तो रामायण का जैन वर्जन वॉज कंपोज्ड बाय विमल सुरी अराउंड 11th सेंचुरी, और इसका जो जैन वर्जन है उसका नाम उन्होंने रखा है पोंकरिया। उसी तरह एक तमिल वर्जन भी रामायण का हमें देखने को मिलता है, इराम अवतारम नाम से, और ये जो तमिल वर्जन है 12th सेंचुरी में इसको कम्बन ने लिखा है। तो इस तरह से हमें जैन वर्जन और तमिल वर्जन भी रामायण के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र की अगर बात करेंगे तो शास्त्र का मतलब होता है कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन कोडिफिकेशन मतलब जो चीजें अभी तक बिखरी हुई हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह लिखना। और धर्म का मतलब होता है आइडियल कंडक्ट। धर्म का मतलब किसी धर्म से नहीं है या किसी रिलीजन से नहीं है, इसका मतलब है आइडियल कंडक्ट। तो धर्म शास्त्र के अंदर हमें अलग अलग इंडिविजुअल्स के आइडियल कंडक्ट का कोडिफिकेशन देखने को मिलता है कि एक इंडिविजुअल का आइडियल कंडक्ट कैसा होना चाहिए। कि अगर सबसे पहले धर्म शास्त्र के अंदर हमें आश्रम सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलती है। आश्रम सिस्टम, धर्मशास्त्र बताता है कि एक व्यक्ति के जीवन में जो 3 अपर वर्ण से आता है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और वो मेल मेंबर है, तो उसके जीवन में 4 आश्रम एग्जिस्ट करते हैं। 4 आश्रम में उसे अपने जीवन को बांटना चाहिए। सबसे पहला जो आश्रम है वो हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा जो आश्रम है वो हो गया गृहस्थ आश्रम। तीसरा जो आश्रम है वो हो गया वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा जो आश्रम है वो हो गया संन्यास आश्रम। तो इस तरह से आश्रम सिस्टम की इंफॉर्मेशन हमें धर्मशास्त्र से देखने को मिलती है। उसी तरह पुरुषार्थ के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि पुरुषार्थ का मतलब होता है गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कि एक जो इंडिविजुअल है उसके 4 गोल्स हमें इंडिया में या उसके लाइफ में होने चाहिए। उसके लाइफ के 4 गोल के बारे में धर्मशास्त्र हमें बताता है। पहला हो गया धर्म, दूसरा हो गया अर्थ, तीसरा हो गया काम, और चौथा हो गया मोक्ष। तो धर्मशास्त्र हमें आश्रम सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पुरुषार्थ के बारे में बताता है कि गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है। ये 4 गोल धर्मशास्त्र हमें बताता है। और उसी तरह शास्त्र जो है वो हमें आइडियल कंडक्ट के बारे में बताता है अलग अलग इंडिविजुअल के, कि अगर कोई मेल है तो उसका आइडियल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, अगर कोई फीमेल है तो उसका आइडियल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो उसका आइडियल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, अगर कोई संन्यास आश्रम में है तो उसका आइडियल कंडक्ट कैसा होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें धर्मशास्त्र से मिलती है। धर्मशास्त्र के अगर कंपोनेंट की बात करेंगे तो धर्मशास्त्र के 2 कंपोनेंट है। पहला है धर्म सूत्र और दूसरा है स्मृति। जब सेकंड अर्बनाइजेशन इंडिया में एग्जिस्ट होता है, यानी कि महाजनपद पीरियड जब शुरू होता है, सोसाइटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो जो गार्जियन है सोसाइटी के ब्राह्मण, वो सबसे पहले धर्म सूत्र लिखते हैं। सूत्र का मतलब फॉर्मूला। तो धर्म के फॉर्मूला यहाँ पर बताए जाते हैं, धर्म के रूल्स यहाँ पर बताए जाते हैं अलग अलग लोगों के लिए। और बाद के जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने ये जो धर्म सूत्र हैं इनके ऊपर स्मृति यानी कि एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो एक्सप्लेनेशन स्मृति का पार्ट है। वैसे तो बहुत सारी स्मृति लिखी गई हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, लेकिन जो सबसे पॉपुलर स्मृति है हमारे पास
जो हमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देखने को मिलती है वो है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति सबसे पॉपुलर स्मृति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, मनुस्मृति, जिसको मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। आप सभी ने उसका नाम सुना होगा। तो मनुस्मृति सबसे पॉपुलर स्मृति मानी जाती है स्मृति टेक्स्ट के अंदर, और धर्मशास्त्र और स्मृति मिला के दोनों बनाते हैं, धर्म सूत्र और स्मृति दोनों मिला के बनाते हैं धर्मशास्त्र। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। कंपोजिशन की बात करेंगे तो धर्मसूत्र का कंपोजिशन 600 बीसी से लेके 300 बीसी तक देखने को मिलता है, और स्मृति का जो कंपोजिशन है वो 200 बीसी से लेके 900 एडी तक हमें देखने को मिलता है। तो ये बारी हो गई धर्मशास्त्र की। नेक्स्ट है हमारे पास पुराण। पुराण जो है वो आखिरी सेक्शन है हमारे पास वैदिक लिटरेचर का। पुराण के बारे में भी यही माना जाता है कि इसका कंपोजिशन वेद व्यास ने किया है, और सबसे पहले पुराण 2nd सेंचुरी बीसी में लिखे गए हैं, और उसके बाद 600 एडी तक हमें पुराण का कंपोजिशन देखने को मिलता है। तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है, इसके कारण इसकी डेट और ऑथरशिप को लेके बार बार सवाल उठते हैं। इसको एज इट इज हिस्ट्री का सोर्स नहीं माना जाता है, क्योंकि डेट के बारे में क्लैरिटी नहीं है, ऑथरशिप के बारे में क्लैरिटी नहीं है कि वेद व्यास इतना लंबा कैसे जी सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशन यही कहता है कि सारे के सारे जो पुराण हैं वो वेद व्यास ने ही लिखे हैं। 18 महापुराण हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें विष्णु पुराण हो गया, ब्रह्म पुराण हो गया, मार्कंड पुराण हो गया, गरुण पुराण हो गया, वाराह पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया। और पुराण के बारे में खास बात यह है कि ये पुराण जो है वो हमें 5 करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं कि हर पुराण के ये 5 करेक्टरिस्टिक्स तो होने ही चाहिए, 5 तरह की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो पुराण के अंदर होनी चाहिए वो है इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिएशन, सर्ग, यानी कि क्रिएशन की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा है प्रतिसर्ग, दूसरा इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो होनी चाहिए वो रिक्रिएशन। तो पुराण का ऐसा मानना है कि लाइफ जो है पहले बनती है, फिर खत्म होती है, फिर दोबारा से बनती है, फिर खत्म होती है, फिर बनती है। तो इस तरह से क्रिएशन और रिक्रिएशन की स्टोरी जो है वो पुराण के अंदर जरूर होनी चाहिए। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। उसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे, नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे पुराण के, तो वो है महाअवतारास। तो महाअवतारास यानी कि अलग अलग जब जब युग चेंज होता है तो हर युग में एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जन्म लेता है जिसको मनु कहा जाता है। तो अलग अलग मनु की इंफॉर्मेशन भी हमें पुराण से मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है वंश। वंश का मतलब यानी कि गॉड की जीनियोलॉजी और ऋषि की जीनियोलॉजी भी पुराण जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है। तो अलग अलग गॉड्स के बारे में हमें बताता है कि भाई शिव जो है उनके बेटे का क्या नाम है, अलग अलग ऋषि के बारे में बताता है, कश्यप ऋषि के फादर कौन हुआ करते थे, उनके बेटे कौन हुआ करते थे। ये सब जीनियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ से मिलती है। इसके अलावा जो डायनेस्टिक हिस्ट्री है टिल गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता पीरियड तक जितनी भी डायनेस्टीज ने रूल किया है इंडिया के ऊपर वो सबकी हिस्ट्री भी हमें वंशानुचरित जो सेक्शन है पुराण का वहां से देखने को मिलती है। तो डायनेस्टिक हिस्ट्री भी पुराण जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा पुराण हमें टाइम के बारे में भी बताता है। तो पुराण का ऐसा मानना है कि 4 तरह के युग जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले जो युग है उसको उन्होंने कहा है त्रेता युग, जिसको सतयुग भी कह दिया जाता है, त्रेता और सतयुग। उसके बाद जो दूसरा युग यहाँ पर पुराण के अंदर बताया गया है वो है त्रेता युग। त्रेता युग जब खत्म होता है तो उसके बाद तीसरा युग आता है हमारे पास द्वापर युग, और द्वापर युग के बाद हमें कलयुग देखने को मिलता है। तो पुराण का ऐसा मानना है कि ये जो युग हैं इस साइकिल में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले त्रेता युग आता है, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, और उसके बाद कलयुग। कलयुग में जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है, और फिर से लाइफ का रिक्रिएशन हमें देखने को मिलता है। फिर से त्रेता युग आएगा, त्रेता युग आएगा, द्वापर युग आएगा। तो ऐसे टाइम जो है वो चलता रहता है। इस तरह का टाइम का कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिलता है पुराण के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास रिलीजियस लिटरेचर है वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर बात करेंगे तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है पाली भाषा में लिखा गया है। पाली लैंग्वेज में इसका कैनोनिकल लिटरेचर तैयार किया जाता है, जिसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक पाली फॉर्म है त्रिपिटक का, संस्कृत में इसी को त्रिपिटक बोलते हैं, जिसका मतलब होता है 3 बास्केट्स। यानी कि बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसको त्रिपिटक बोलते हैं, यानी कि 3 बास्केट्स। जो पहला सेक्शन है इसका सुत्त पिटक,
उसके 5 सेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं सुत्त पिटक के अंदर। बुद्धा के सरमन्स की इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। बुद्धा ने जो भी मैसेजेस दिए हैं वो सब इंफॉर्मेशन हमें सुत्त पिटक के अंदर देखने को मिलती है। और ये जो इंफॉर्मेशन, इसको 5 एलिमेंट्स में बांटा गया है, 5 सेक्शंस में बांटा गया है। सबसे पहला जो सेक्शन है, और ये जो सेक्शंस है इनको निकाय कहा जाता है। तो सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। जो पहला निकाय है सुत्त पिटक का, उसको कहा जाता है दीघा निकाय। दूसरा जो निकाय है सुत्त पिटक का, उसको कहा जाता है मजीमा निकाय। तीसरा जो निकाय है सुत्त पिटक का, उसको कहा जाता है संयुत्ता निकाय। नेक्स्ट जो चौथा निकाय है सुत्त पिटक का, उसको कहा जाता है अंगुत्तर निकाय। और जो लास्ट निकाय है सुत्त पिटक का, उसको कहा जाता है खुदक निकाय। अंगुत्तर निकाय की अगर बात करेंगे तो अंगुत्तर निकाय हमें महाजनपद के बारे में बताता है। महाजनपद की जो लिस्ट है 16 महाजनपद की, वो हमें अंगुत्तर निकाय से देखने को मिलती है। इसको हम महाजनपद जब डिस्कस करेंगे तो वहां भी देखेंगे। खुदक निकाय की बात करेंगे तो खुदक निकाय हमें जातक टेल्स के बारे में बताता है। बुद्धा के बारे में कहा जाता है कि उनके 550 550 बर्थ जो है पहले भी हो चुके हैं। और उनकी जो स्टोरीज हैं उनका कंपाइलेशन को जातक टेल्स बोलते हैं, जो बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की जो स्टोरीज हैं। और ये जो जातक टेल्स हैं वो खुदक निकाय का पार्ट है। तो इस तरह से सुत्त पिटक के 5 सेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें बुद्धा के सरमन्स, बुद्धा की लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारे पास बुद्धिस्ट लिटरेचर का, उसको विनय पिटक बोलते हैं। विनय पिटक के अंदर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग मॉन्क्स एंड संघ। तो गौतम बुद्धा ने जो संघ बनाया है, जो एसोसिएशन बनाया है मॉन्क्स का, जो मॉन्क्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, वो सब विनय पिटक का पार्ट है। इसके अलावा अभिधम्म पिटक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धिस्ट फिलोसफी। अभिधम्म पिटक जो है वो हमें बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये सबसे लेटेस्ट है अभिधम्म पिटक, सबसे बाद में इसी को लिखा गया है। सबसे पहले सुत्त और विनय को लिखा गया है। और अभिधम्म पिटक हमें बुद्धिस्ट फिलोसफी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो सुत्त पिटक के अंदर बुद्धा के मैसेजेस, उनके लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, उनके सरमन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, और 5 सेक्शंस में उसको डिवाइड किया गया है। विनय पिटक के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं अबाउट बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अभिधम्म पिटक के अंदर हमें बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। इसके अलावा कैनोनिकल लिटरेचर को अगर छोड़ दिया जाए तो और भी लिटरेचर है जो हमें बुद्धिज्म के बारे में बताता है। तो दीपवमसा और महावमसा, ये 5th और 4th 4th और 5th सेंचुरी का कंपोजिशन है। 4th और 5th सेंचुरी एडी श्रीलंका में ये जो बुक्स हैं इनको लिखा गया है, और बुद्धिज्म के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं। उसी तरह अगर हम लोग ललित विस्तार की बात करेंगे तो ललित विस्तार संस्कृत भाषा में लिखी गई एक बायोग्राफी है गौतम बुद्धा की। तो गौतम बुद्धा की बायोग्राफी है ये, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है महायान सेक्ट के लिए। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। उसी तरह अवधान शतक इज द कलेक्शन ऑफ 100 बुद्धिस्ट स्टोरीज इन संस्कृत लैंग्वेज। तो 100 बुद्धिस्ट स्टोरीज का जो कलेक्शन है उसको अवधान शतक कहा जाता है। संस्कृत लैंग्वेज में इसको भी लिखा गया है। उसी तरह मिलिंद पानो जो है, इसके अंदर हमें कन्वर्सेशन देखने को मिलता है 2 लोगों का। एक तरफ है एक बुद्धिस्ट मॉन्क जिनका नाम है नागसेन। तो एक तरफ नागसेन है जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरी तरफ है इंडो ग्रीक रूलर मनेंद्र। तो इंडो ग्रीक रूलर मनेंद्र जो है, उनका कन्वर्सेशन एक बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ जिनका नाम नागसेन हुआ करता था, वो हमें मिलिंद पानो के अंदर देखने को मिलता है। अशोक वदन की बात करेंगे तो यहाँ पर अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, दिव्य वदन का पार्ट है ये। तो इस तरह से अलग अलग जो लिटरेचर है वो भी हमें देखने को मिलता है बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ। ललित विस्तार गौतम बुद्धा की बायोग्राफी है संस्कृत भाषा में। दीपवमसा महावमसा 4th और 5th सेंचुरी एडी में श्रीलंका में लिखी जाने वाली बुद्धिस्ट किताबें हैं जो बुद्धिज्म के बारे में हमें बताती हैं पाली भाषा में। अवधान शतक जो है उसके अंदर 100 स्टोरीज लिखी गई हैं संस्कृत भाषा में बुद्धिज्म को लेके। अशोक वदन के अंदर अशोक की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। और मिलिंद पानो के अंदर कन्वर्सेशन है 2 लोगों का। एक तरफ है एक बुद्धिस्ट मॉन्क जिसका नाम था नागसेन, और दूसरी तरफ है एक
इंडो ग्रीक रूलर जिसका नाम था मनेंद्र। तो इस तरह से बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो है हमें देखने को मिलता है। अगर जैन लिटरेचर की बात करेंगे तो जैन लिटरेचर का कंपाइलेशन बहुत सारे फेजेस में हुआ है। सबसे पहला जो फेज है इसका, वो हमें वर्धमान महावीर की डेथ के बाद देखने को मिलता है। जब वर्धमान महावीर की डेथ होती है अराउंड फोर्थ और थर्ड सेंचुरी बीसी, तो सॉरी, वर्धमान महावीर की जब डेथ होती है अराउंड फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी बीसी, तब हमें ये जो फर्स्ट कंपाइलेशन है जैन लिटरेचर का वो देखने को मिलता है इनटू 14 पूर्वास। तो सबसे पहले जैन लिटरेचर को 14 पूर्वास में कंपाइल किया गया था, लेकिन ये टाइम के साथ खो जाता है। और जब ये खोता है तो डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं जैनिज्म के अंदर, और जैनिज्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सेक्ट के लोगों ने दोबारा एक काउंसिल कन्वीन किया थर्ड और फोर्थ सेंचुरी बीसी के अंदर, और वहां पर दोबारा से वो जैन लिटरेचर को कंपाइल करते हैं। और इस बार 12 अंगाज में इसको कंपाइल किया जाता है, लेकिन टाइम के साथ ये भी हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा काउंसिल है या जो दूसरा काउंसिल है श्वेतांबर सेक्ट का, वो हमें 6th सेंचुरी ईडी में देखने को मिलता है वल्लभी गुजरात में, और वहां इसको कंपाइल किया जाता है इनटू 12 अंगास, 12 उपंगास, 10 प्रकीर्णास, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। ये आपको बहुत ज्यादा इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लिया काफी है। तो जो पहला लिटरेचर है जैन लिटरेचर, वो वर्धमान महावीर की डेथ के बाद लिखा जाता है, जस्ट बाद, लेकिन वो खो जाता है। उसके बाद दूसरा जो लिटरेचर है वो चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद लिखा जाता है अराउंड थर्ड और फोर्थ सेंचुरी बीसी इंटू 12 अंगास, ये भी खो जाता है। और उसके बाद दूसरा जैन काउंसिल बुलाया जाता है, और वहां पर ये जो जैन लिटरेचर है उसको फिर से कंपाइल किया जाता है। लेकिन ये जो जैन लिटरेचर है इसको सिर्फ श्वेतांबर सेक्ट मानता है, दिगंबर सेक्ट उसको नहीं मानता है। अगर दिगंबर सेक्ट की बात करेंगे तो दिगंबर मॉन्क्स ने बहुत सारे पुराण लिखे हैं, और एक पुराण का नाम है आदि पुराण या महापुराण जिसको कहा जाता है। 9th सेंचुरी में इसको लिखा गया है बाय जैन मॉन्क जीनसेन और गुणभद्र। तो जैन मॉन्क जीनसेन और गुणभद्र ने ये जो पुराण है, जैन पुराण, इसको लिखा है, जो हमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो श्वेतांबर सेक्ट जैन लिटरेचर को मानता है, दिगंबर सेक्ट नहीं मानता। दिगंबर सेक्ट के जो मॉन्क्स हैं उन्होंने अपने लिए जैन पुराण लिखे हैं जो उनके धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। तो ये चीज हमें जैन लिटरेचर को लेकर देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैनोनिकल और रिलीजियस लिटरेचर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन कैनोनिकल लिटरेचर की। नॉन कैनोनिकल लिटरेचर को अगर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले संस्कृत लिटरेचर को डिस्कस कर लेते हैं। संस्कृत लिटरेचर की बात करेंगे तो दो संस्कृत ग्रामर बुक्स हमें एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अष्टधाई। अष्टधाई का कंपोजिशन हमें 4th सेंचुरी बीसी में देखने को मिलता है, पाणिनि ने लिखा है इसको। और वहीं महाभाष्य की बात करेंगे तो इसका कंपोजिशन हमें 2nd सेंचुरी बीसी में देखने को मिलता है। दोनों ही जो है वो संस्कृत ग्रामर की किताबें हैं, अष्टधाई और महाभाष्य। उसी तरह अगर संस्कृत ड्रामा की बात करेंगे तो सबसे पहले संस्कृत ड्रामा अश्वघोष ने लिखे हैं। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा है जो कि बायोग्राफी है बुद्धा की। उसी तरह सारीपुत्र प्रकरण उन्होंने लिखा है, और सौंदर्य नंद भी उन्होंने लिखा है। कुषाण रूलर कनिष्क के कोर्ट में काम किया करते थे अश्वघोष, और महायान महायान सेक्ट के फॉलोअर थे। तो इस तरह से हमें बुद्धिस्ट थीम के ऊपर उनके संस्कृत ड्रामास देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो संस्कृत ड्रामेटिस्ट हैं, 1st और 2nd सेंचुरी एडी के ही हैं ये भी, और इन्होंने 13 संस्कृत प्लेस लिखे हैं, जिसमें जो सबसे फेमस है वो है स्वप्न वसवातता, मध्यम वयोग और दूता वाक्य। तो इस तरह से 13 प्लेस हमें भाषा की तरफ से देखने को मिलते हैं संस्कृत भाषा में। जो सबसे पॉपुलर ड्रामेटिस्ट हैं संस्कृत भाषा के, उनका नाम है कालिदास। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नाम से एक प्ले लिखा है। उससे पहले विक्रम और वशियम और मालविका अग्निमित्रम नाम से भी उन्होंने प्ले लिखे हैं। तो इस तरह से 3 ड्रामा या 3 प्ले जो है कालिदास के हमें देखने को मिलते हैं। कुछ पोयम्स भी कालिदास ने लिखी हैं, जैसे रघुवंशा, जिसके अंदर हमें जो भगवान राम है उनकी स्टोरी देखने को मिलती है। मेघदूतम, तो यहाँ पर कालिदास क्लाउड मैसेंजर के ऊपर एक पोयम लिखते हैं। उसी तरह कुमार संभव, यहाँ पर कार्तिकेय की जो स्टोरी है वो हमें देखने को मिलती है। इसी तरह एक और पोयम है उनकी जिसका नाम है ऋतु संहार। तो अलग अलग जो
वेदर्स देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट देखने को मिलते हैं इंडिया में, उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इंडिया में 6 क्लाइमेट हमें देखने को मिलते हैं और ये सारे क्लाइमेट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है इस पोयम के अंदर। उसी तरह 7th सेंचुरी में विशाख दत्त ने भी कुछ ड्रामा लिखे हैं जिसमें मुद्रा राक्षस, इसके अंदर चंद्रगुप्त और चाणक्य की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। मुद्रा राक्षस धनानंद का एक मिनिस्टर हुआ करता था। नेक्स्ट है हमारे पास देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त सेकंड जो है गुप्ता रूलर विक्रमादित्य, उनके ऊपर ये स्टोरी हमें देखने को मिलती है। 12th सेंचुरी में स्टोरीज का एक बहुत बड़ा कंपाइलेशन तैयार किया है एक संस्कृत स्कॉलर ने, कश्मीर के संस्कृत स्कॉलर ने, जिनका नाम था सोमदेव। इसको कहा जाता है कथा सरित सागर। तो 12th सेंचुरी में ये जो स्टोरी कंपाइलेशन है इसको तैयार किया गया है इन कश्मीर। नेक्स्ट अगर हम लोग बाकी का लिटरेचर की बात करेंगे तो वारा मिहिर ने कुछ बुक्स लिखी हैं। इसी तरह जो आर्यभट्ट है, उन्होंने 5th सेंचुरी में आर्यभट्टियम करके एक बुक लिखी है। वारा मिहिर ने 6th सेंचुरी के अंदर बृहद संहिता और पंच सिद्धांत का नाम से 2 बुक लिखी हैं अलग अलग। एक इसके अंदर बृहद संहिता की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया है, और पंच सिद्धांत का जो है वो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के ऊपर बुक है। भास्कर आचार्य सेकंड ने 12th सेंचुरी के अंदर मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि, जिसके 4 सेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, लीलावती, गोला अध्याय, ग्रह गणित और बीज गणित। तो इस तरह से हमें सिद्धांत शिरोमणि का कंपोजिशन देखने को मिलता है फ्रॉम द साइड ऑफ भास्कर आचार्य। ये मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड बुक है। मेडिसिन के ऊपर भी कुछ किताबें लिखी गई हैं, जैसे चरक संहिता हो गई। तो चरक संहिता को लिखा गया है कुषाण पीरियड में ही। चरक जो है वो कनिष्क के फिजिशियन हुआ करते थे, तो उस समय लिखा गया है। सुश्रुत संहिता गुप्ता पीरियड में इसको लिखा गया है, 4th सेंचुरी एडी के अराउंड। इसी तरह 6th सेंचुरी में अष्टांग हृदय नाम से एक किताब लिखी गई है मेडिसिन के ऊपर, वाघभट्ट ने उसको लिखा है। तो इस तरह से मेडिसिनल बुक्स भी हमें देखने को मिलती हैं। हर्षवर्धन के समय से चरित्र काव्य का जो कन्वेंशन है वो हमें देखने को मिलता है लिटरेचर के अंदर। चरित्र काव्य का मतलब होता है पोएटिक बायोग्राफी। तो बायोग्राफी लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक तो प्रोज में बायोग्राफी लिखी जा सकती है, दूसरा पोएम की फॉर्म में बायोग्राफी लिखी जा सकती है। तो हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है उसको पोएटिक फॉर्म में लिखा है। बाण भट्ट ने सबसे पहले ये जो तरीका है, ये जो कन्वेंशन है, इसको सेट किया है। बाद में और भी इस तरह की बायोग्राफीज लिखी जाती हैं। तो हर्ष चरित्र बाण भट्ट ने लिखी है, ये भी एक चरित्र काव्य है, पोएटिक बायोग्राफी है। उसी तरह रामचरितम संध्याकर नंदन ने लिखी है पाल रूलर रामपाल के ऊपर, ये भी एक चरित्र काव्य है। उसी तरह विक्रमानक देव चरित्र, ये चालुक्य रूलर हुआ करते थे 13th सेंचुरी के, बिल्हन ने इनके ऊपर भी एक चरित्र काव्य लिखा है। तो इस तरह से बहुत सारे चरित्र काव्य हमें हर्षवर्धन के बाद देखने को मिलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द संस्कृत लिटरेचर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्राकृत लिटरेचर। प्राकृत ग्रामर जो है उसको प्राकृत प्रकरण कहा गया है। वर रुचि ने उसको तैयार किया है, उसको लिखा है। उसी तरह गौड़वाहु जो है, यशोवर्मन मालवा के जो रूलर हैं उनके एक कोर्ट पोइट हुआ करते थे प्राकृत भाषा के, जिनका नाम था वाकपति। तो उन्होंने 6th और 7th सेंचुरी में ये बुक लिखी है गौड़वाहु। गौड़वाहु का मतलब होता है किलर ऑफ गॉड या डिस्ट्रॉयर ऑफ गॉड। तो जब मालवा के रूलर यशोवर्मन बंगाल यानी कि गॉड के ऊपर अटैक करते हैं, तो उस मिलिट्री एक्सपीडिशन को डिस्क्राइब करते हुए वाकपति ने ये जो पोयम है, ये जो स्टोरी, ये जो बुक है, इसको लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास राजशेखर। तो गुर्जर प्रतिहार रूलर महिपाल महेंद्रपाल के कोर्ट में काम किया करते थे राजशेखर, और महेंद्रपाल के कोर्ट पोएट हुआ करते थे। संस्कृत और प्राकृत दोनों ही भाषाओं के विद्वान थे, और कर्पूर मंजरी नाम से उन्होंने यहाँ पर ये जो बुक है उसको लिखा है। तो ये हमें देखने को मिलता है। कर्पूर मंजरी के बारे में खास बात ये भी है कि पहली बार किसी पोएट ने किसी अपने कंपोजिशन को, अपनी वाइफ को एक्नॉलेज किया है। तो उनकी वाइफ का नाम था अवंती सुंदरी, और वहां पर उन्होंने ये जो बुक लिखी है ये अपनी वाइफ को एक्नॉलेज करते हुए लिखी है, वहां पे उसके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हुए लिखी है। तो प्राकृत भाषा में इस तरह से हमें कंपोजिशंस देखने को मिलते हैं। उसी तरह तमिल की अगर बात करेंगे तो तमिल भाषा में भी हमें कंपोजिशंस देखने को मिलते हैं। तमिल भाषा सबसे पुरानी भाषा है द्रविडियन फैमिली की, और तमिल लिटरेचर का कंपोजिशन 3 फेजेस में एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलता है। सबसे पहले संगम एज, यानी कि 3rd सेंचुरी एडी बीसी से लेके 300 बीसी से लेके 300 एडी के बीच में इसका कंपोजिशन हुआ है। पोस्ट संगम एज
यानी कि 300 एडी से लेके 700 एडी तक हमें इसका कंपोजिशन देखने को मिलता है, और 700 एडी से लेके 1200 एडी तक भक्ति लिटरेचर का कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग पीरियड में, अलग अलग फेजेस में तमिल लिटरेचर का कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। संगम पीरियड में जो भी लिटरेचर लिखा गया है, जो भी पोएम्स लिखी गई हैं, उनको संगम लिटरेचर कहते हैं। और संगम लिटरेचर को अगर हमें डिफाइन करना हो, तो संगम लिटरेचर इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 30,000 पोएम्स। 30,000 से ज्यादा पोएम्स जो हैं, उनके कलेक्शन को हम लोग संगम लिटरेचर बोलते हैं, जिनका कंपोजिशन 300 बीसी से लेके 300 एडी के बीच में हुआ है तमिल भाषा में। और ये जो लिटरेचर है, इसके 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं: एटुटुकोई, पट्टू और तोलकापियम। तोलकापियम की बात करेंगे तो ये एक तमिल ग्रामर बुक है, तमिल ग्रामर है ये, एंशिएंट तमिल ग्रामर। पट्टू की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है 10 आइडल्स। तो 10-10 पोयम के 10 सेट बनाए गए हैं, इस कलेक्शन को पट्टू कहा जाता है। एटुटुकोई की बात करेंगे तो इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ 8 एंथोलॉजीज। और यहाँ पर 8-8 पोयम के 8 सेट बनाए गए हैं, तो ये हमें यहाँ पर एटुटुकोई की फॉर्म में देखने को मिलता है। तो एटुटुकोई, पट्टू, तोलकापियम आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ संगम लिटरेचर। उसी तरह पोस्ट संगम लिटरेचर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर 18 माइनर वर्क्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनको पतिनेन किलक्कनक्कू कहा जाता है। यहाँ पर 18 पोयम का सेट है, पतिनेन किलक्कनक्कू बोलते हैं उसको। इसके अलावा 5 एपिक्स भी यहाँ पर लिखे गए हैं, और एक एथिक्स की किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है थिरुकुराल। तो थिरुकुराल एक सेज हुआ करते थे तमिल भाषा के, जिनका नाम था थिरुवल्लुवर। थिरुवल्लुवर ने ये जो बुक है थिरुकुराल, इसको लिखा है, और एथिक्स के ऊपर बेस्ड बुक है ये हमें एथिक्स के बारे में बताती है, अलग अलग जो लोग हैं उनके कंडक्ट के बारे में बताती है कि अलग अलग लोगों का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, राजा का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ये सब बताती है। उसी तरह 18 सेट्स हमें देखने को मिलते हैं पोयम्स के, जिनको कहा जाता है पतिनेन किलक्कनक्कू, यानी कि माइनर वर्क्स हैं ये पोयम के। और 5 एपिक्स भी इस समय लिखे जाते हैं, 5 तमिल कहानियां भी इस समय लिखी जाती हैं, जिसमें से जो सबसे फेमस कहानी है वो है शिल्पाधिकारम बाय इलांगो अदिगल। शिल्पाधिकारम यहाँ पर लिखी गई है, इलांगो अदिगल ने इसको लिखा है। उसी का सीक्वल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मनी मेकलाई की फॉर्म में, तो ये दूसरा एपिक है। तीसरा है शिवांग संतामणि। तो शिवांग चिंतामणि तीसरा एपिक है जो तमिल भाषा में लिखा जाता है इस समय। नेक्स्ट है वलयपति। वलयपति करके चौथा एपिक लिखा जाता है, और 5वां एपिक जो है कुंतल केसी है, जिसको पोस्ट संगम पीरियड में लिखा जाता है। नेक्स्ट है 700 एडी के बाद भक्ति मूवमेंट जो है वो हमें तमिल रीजन में देखने को मिलता है। और भक्ति संत यानी कि अलवार और नयनार, अलवार संत जो विष्णु की पूजा करते थे, और नयनार संत जो शिव की पूजा किया करते थे, उन्होंने बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स, बहुत सारे भजन तैयार किए हैं अपने अपने आराध्य देव के लिए, अपने अपने ईश्वर के लिए। और ये जो भजनों का कंपोजिशन है, डिवोशनल सॉन्ग्स का जो कंपाइलेशन है, उसी को भक्ति लिटरेचर कहा जाता है। तो भक्ति लिटरेचर का कंपाइलेशन हमें 7th सेंचुरी एडी से लेके 12th सेंचुरी एडी तक देखने को मिलता है। सबसे पहला है हमारे पास नलरिया दिव्य प्रबंधम। ये अलवार सेंथ के डिवोशनल सॉन्ग्स है, यानी कि विष्णु के सॉन्ग्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नाथ मुनि ने उसको कंपाइल किया है। उसी तरह तिरुमुरई, ये नयनार संत का कंपाइलेशन है, यानी कि शिव के सॉन्ग्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नंबी ने उसको कंपाइल किया है। नेक्स्ट है तेवरम, ये भी नयनार संत का कंपाइलेशन है, सुंदरार ने इसको कंपाइल किया है। और आखिरी है पेरिया पुराणम, जिसको सेक्युलर ने कंपाइल किया है, और ये भी नयनार संत का ही कंपाइलेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से भक्ति लिटरेचर, अलग अलग डिवोशनल सॉन्ग्स, अलग अलग भजन जो है उनको यहाँ पर कंपाइल किया गया है, अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग संतों ने उनको कंपाइल किया है, और इसी को तमिल भाषा का भक्ति लिटरेचर जो है वो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगर कन्नड़ भाषा की बात करेंगे, तो कन्नड़ भाषा में सबसे अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें 6th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो पहली बार इसके एविडेंसेस इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। पहली किताब जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है उसका नाम है कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग पहली किताब है जिसको राष्ट्रकूट रूलर अमोघवर्ष ने लिखा है 9th सेंचुरी के अंदर।
उसी तरह 10th सेंचुरी में बहुत सारे जैन पुराण लिखे जाते हैं कन्नड़ भाषा में। और पंपा, पूना और रन्ना जो है वो फेमस कन्नड़ एक्सपर्ट थे उस समय, जिन्होंने ये जो जैन पुराण है उनको लिखा है, पंपा, पूना और रन्ना। तो कन्नड़ भाषा में इस तरह का लिटरेचर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अगर तेलुगु भाषा की बात करेंगे तो तेलुगु भाषा का पहला नोटेबल लिटरेचर हमें 11th सेंचुरी में देखने को मिलता है। नान्या ने, जो एक तमिल तेलुगु भाषा के एक्सपर्ट हुआ करते थे, उन्होंने महाभारत को लिखना शुरू किया है। बाद में टिकन्ना और येरा प्रगड़ा करके जो स्कॉलर हैं उन्होंने इसको कंप्लीट किया है। और इसकी वजह से नान्या, टिकन्ना और येरा प्रगड़ा को कवि त्राया भी कहा जाता है तेलुगु लैंग्वेज का। तो ये इन्फॉर्मेशन भी, ये जो फैक्ट है, ये भी आपके लिए याद रखने के लिए जरूरी है। नान्या, टिकन्ना और येरा प्रगड़ा आर रेफर्ड एज कवि त्राया ऑफ तेलुगु लैंग्वेज, और ये तीनों ने ही महाभारत का ट्रांसलेशन किया है 11th सेंचुरी में। नेक्स्ट हमें तेलुगु भाषा को लेके एक और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है कि हाईएस्ट स्पोकन जो द्रविडियन लैंग्वेज है वो तेलुगु ही है। सबसे ज्यादा लोग जो है वो तेलुगु भाषा ही बोलते हैं। सबसे पुरानी भाषा तमिल है, लेकिन सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट मलयालम की बात करेंगे तो मलयालम सबसे नई भाषा है द्रविडियन परिवार की, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली की। और इसका कंपोजिशन, इसका भाषा का डेवलपमेंट हमें 12th और 13th सेंचुरी के बाद ही देखने को मिलता है। इससे पहले की जो भाषा है उसको मनी प्रबलम कहा जाता था। मनी प्रबलम यानी कि तमिल भाषा में जब संस्कृत भाषा मिक्स हो जाती है तो इस भाषा को यहाँ पर मनी प्रबलम कहा गया है। और जब इसमें रीजनल भाषाएं भी मिल जाती हैं तो मलयालम भाषा हमें देखने को मिलती है। मलयालम भाषा की बात करेंगे तो मलयालम भाषा दो शब्दों से मिलकर बनी है, मलय प्लस आलम। मलय का मतलब होता है हिल्स, आलम का मतलब होता है ओशियन। तो ऐसी भाषा जो हिल्स और ओशियन यानी कि केरला रीजन में बोली जाती है उसको मलयालम कहा जाता है। तो इस तरह से मलयालम भाषा हमें देखने को मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा लिटरेचर उसका कंपोज नहीं किया गया है एंशिएंट टाइम्स में। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन अकाउंट्स। तो बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आए हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक ग्रीक एम्बेसडर उनके कोर्ट में आए थे पाटलिपुत्र में, इनका नाम मेगास्थनीज हुआ करता था। उन्होंने भी अपना अकाउंट लिखा है जिसको इंडिका कहा जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो इंडिका है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, हमारे पास खो चुका है, और रेफरेंशियल फॉर्म में ही ये जो इंडिका है वो अवेलेबल है। अलग अलग स्कॉलर्स ने इसको रेफर किया है, बस वही हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, बहुत सारे चाइनीज ट्रेवलर भी इंडिया में आते हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है फाहिन और हुआनसंग। तो फाहिन और हुआनसंग का अराइवल भी हमें देखने को मिलता है। फाहिन और ह्वानसंग का अराइवल भी हमें देखने को मिलता है इंडिया में। फाहिन की बात करेंगे तो इन्होंने एक बुक लिखी है, द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। इसी तरह जो ह्वानसंग है, फाहिन का अराइवल हमें 5th सेंचुरी में देखने को मिलता है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। चंद्रगुप्त सेकंड उस समय रूलर हुआ करते थे। और ह्वानसंग का अराइवल हमें हर्षवर्धन के समय यानी कि 7th सेंचुरी में देखने को मिलता है। और इनकी जो अकाउंट है, इनका जो बुक है उसका नाम है सीयू की। तो इस तरह से हमें इनके भी अकाउंट देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अरब्स की बात करेंगे तो 7th सेंचुरी के बाद अरब्स का जो इन्वेजन है वो भी हमें देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। टर्किश जब इन्वेजन होता है, महमूद गजनी का जब इन्वेजन होता है 11th सेंचुरी में इंडिया में, तो महमूद गजनी के साथ एक उसका स्कॉलर भी आया था जिसका नाम अलबरूनी, अबू रेहान अलबरूनी हुआ करता था। अब ये जो अबू रेहान अलबरूनी है उसने 80 चैप्टर्स की एक बुक इंडिया के ऊपर लिखी है जिसका नाम है तहकीक हिंद, जिसको किताब उल हिंद भी कहा जाता है। अरेबिक भाषा में इसको लिखा गया है, जो हमें इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इंडिया की फिलॉसफी को इस बुक के अंदर बहुत ज्यादा प्रेज किया गया है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें ये जो फॉरेन अकाउंट्स है उनसे देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिटरेरी सोर्सेस। इस तरह से लिटरेरी सोर्सेस को हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर बात करेंगे तो दो मेजर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें हिस्ट्री लिखने में मदद करते हैं। सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस, उसके बाद कॉइन्स। इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे तो इंस्क्रिप्शंस को अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा गया है। सबसे पुरानी जो स्क्रिप्ट है इंडिया के अंदर उसको हड़प्पा स्क्रिप्ट को माना जाता है। लेकिन हड़प्पा स्क्रिप्ट की खराब बात यह है कि उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, इसीलिए वो सबसे पुरानी तो है लेकिन अनडेसिफर्ड है अभी तक। सबसे पुरानी जो डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 1837 में
जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी और खरोस्ती दोनों ही को डेसिफर करते हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंडिया के अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट देखने को मिलती हैं वो सभी की पेरेंट स्क्रिप्ट है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही सारी स्क्रिप्ट ड्राइव्ड हैं। इसीलिए ज़्यादातर स्क्रिप्ट इंडियन स्क्रिप्ट हमें इसी फॉर्मेट में देखने को मिलती हैं, लेफ्ट टू राइट ओरिएंटेशन में ही देखने को मिलती हैं। खरोस्ती स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान वाले रीजन में हुआ करता था और इसका ओरिएंटेशन जो है वो राइट टू लेफ्ट हुआ करता था। 3rd सेंचुरी एडी आते आते खरोस्ती स्क्रिप्ट जो है इंडिया से गायब हो जाती है और उसका इस्तेमाल हमें देखने को नहीं मिलता है। साउथ इंडिया में भी बहुत सारी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है भाषा को लिखने का जो तरीका होता है। तो ग्रंथ स्क्रिप्ट का इस्तेमाल साउथ इंडिया में किया जाता है। उसी तरह तमिल स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल साउथ इंडिया में किया जाता है। वट्टिलुट्टू एक स्क्रिप्ट है, उसको भी साउथ इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ स्क्रिप्ट हैं जो एंशिएंट इंडिया में हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस के ऊपर हमें अलग अलग एरास की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। अलग अलग जो इंस्क्रिप्शन है वो अलग अलग एरा में लिखे गए हैं। तो विक्रम एरा 58 बीसी से शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है उज्जैन के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। जब वो एक शाक रूलर को हराते हैं तो विक्रम एरा शुरू होता है 58 बीसी से। उसी तरह शाक एरा जो है वो 78 एडी से शुरू होता है, जब कनिष्क एक शाक रूलर को हरा के अपना रूल स्टेब्लिश करते हैं। तो वहां से शाक एरा शुरू किया है, कनिष्क ने शुरू किया है शाक एरा। उसी तरह कालचूरी छेदी एरा हमें देखने को मिलता है 248 सीई और 248 एडी में। गुप्ता एरा की शुरुआत 319-320 एडी में होती है और हिजरी एरा यानी कि इस्लामिक एरा जो है वो 622 एडी से शुरू होता है, जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से मदीना जाते हैं। तो इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हमें 622 एडी से देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग एरा की इंफॉर्मेशन हमें अलग अलग इंस्क्रिप्शंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा एरा कब शुरू हुआ है। उसी तरह इंस्क्रिप्शंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग तरह के इंस्क्रिप्शंस जो है वो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरह की। तो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये इंडिया के बाहर के इंस्क्रिप्शन है, लेकिन इनकी एक खास बात ये है कि इन इंस्क्रिप्शन के ऊपर हमें वैदिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, यानी कि वैदिक गॉड्स को यहाँ पर रेफर किया गया है। इंद्र का नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अग्नि का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वैदिक गॉड्स को यहाँ पर रेफर किया गया है, ये खास बात है। सबसे पहला इंस्क्रिप्शन है हमारे पास हित्ती इंस्क्रिप्शन, एनातोलिया यानी कि आज के टर्की में ये जो इंस्क्रिप्शन है वो देखने को मिलता है। उसी तरह कैसाइट इंस्क्रिप्शन जो है ये इराक के अंदर हमें देखने को मिलता है। मितानी इंस्क्रिप्शन हमें सीरिया के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह से वैदिक गॉड्स को रेफर करते हुए ये इंस्क्रिप्शन हमें इस पीरियड में देखने को मिलते हैं। अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो 30+ अशोक के इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं, माइनर और मेजर इंस्क्रिप्शन। अलग अलग सरफेस पे उनको लिखा गया है। कुछ इंस्क्रिप्शन पिलर सरफेस पे देखने को मिलते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन हमें स्टोन सरफेस पे देखने को मिलते हैं। और इस तरह से ये जो इंस्क्रिप्शन है ये भी हमें अशोक के बारे में बताते हैं, उनके धम्म पॉलिसी के बारे में बताते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताते हैं। उसी तरह उड़ीसा के एक राजा हैं 1st सेंचुरी एडी के, जिनका नाम किंग खारवेल हुआ करता था। महामेघवन डायनेस्टी से आते थे वो, और छेदी डायनेस्टी भी कहा जाता था उसको, जिनका नाम था किंग खारवेल। उनका एक इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जो उड़ीसा से हमें देखने को मिलता है। 1st सेंचुरी एडी के रूलर हैं ये, 1st सेंचुरी एडी। तो उड़ीसा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैन फॉलोअर हुआ करते थे ये जो राजा हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो ये भी हमें इसका कंपोजिशन हमें 150 एडी में देखने को मिलता है। 150 एडी में इसको लिखवाया गया है। और इसके बारे में खास बात यह है कि ये संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला पहला इंस्क्रिप्शन है जिसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है और काव्य शैली में लिखा गया है, यानी कि पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। तो ये इसकी खास बात है, संस्कृत काव्य स्टाइल में इसको लिखा गया है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन शाक रूलर रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन है ये, जो हमें बेसिकली एक लेक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो जूनागढ़ में हुआ करती थी। उस लेक का नाम था सुदर्शन लेक और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बनवाया था। बाद में अशोक के समय पर उसको रिपेयर करवाया जाता है और यहाँ पर ये जो रुद्रदमन है ये भी इसको रिपेयर करवाते हैं।
उसी तरह सतवाहन डायनेस्टी के कुछ इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक जगह है नानाघाट इंस्क्रिप्शन। तो सतवाहन डायनेस्टी की जो क्वीन है, क्वीन नगनिका, उनका इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी तरह महाराष्ट्र में एक और जगह है नासिक इंस्क्रिप्शन। तो उनका इंस्क्रिप्शन भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये गौतमी बालाश्री का है। ये गौतमी पुत्र सतकर्णी की मदर हुआ करती थी। तो इस तरह सतवाहन डायनेस्टी के भी दो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है हमारे पास, नानाघाट इंस्क्रिप्शन क्वीन नगनिका का, नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमी बालाश्री का। और दोनों ही इंस्क्रिप्शन जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। गुप्ता पीरियड से संस्कृत भाषा का बोलबाला हमें देखने को मिलता है, उसका इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये दोनों इंस्क्रिप्शन हमारे पास गुप्ता पीरियड से हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है और हमें समुद्रगुप्त के मिलिट्री एक्सपीडिशन, गुप्ता जीनियोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हरि सेन ने, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट हुआ करते थे, उन्होंने इसको लिखा है संस्कृत भाषा में। उसी तरह मंदसौर इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो दो राजाओं से जुड़ा हुआ है। पहला है कुमारगुप्त के समय, इसको सिल्क वीवर्स ने लिखा है, रेशम के बुनकर हुआ करते थे, उन्होंने लिखवाया है मंदसौर के अंदर, जिसको दसपोर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। तो एमपी के अंदर एक जगह है मंदसौर और दसपुर, वहां से ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। कुमारगुप्त के समय कुछ रेशम के बुनकर, रेशम का कपड़ा जो बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने इसको लिखवाया है। उसी तरह जो मालवा के राजा हैं यशोवर्मन, उन्होंने भी यहाँ पर अपना एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, जिसको भी मंदसौर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो भीतरी इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, स्कंदगुप्त का इंस्क्रिप्शन है ये। स्कंदगुप्त ने इसको लिखवाया है संस्कृत भाषा में। इसमें स्कंदगुप्त की इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। इसमें बताया गया है कि स्कंदगुप्त दो लोगों को हराता है। सबसे पहले पुष्यमित्र, तो स्कंदगुप्त पुष्यमित्र को हराता है। और उसी तरह जो दूसरे कम्युनिटी को इसने हराया था वो थे हुनास। तो पुष्यमित्र और हुनास को हराता है स्कंदगुप्त। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हमें भीतरी इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलती है, स्कंदगुप्त का है ये। उसी तरह चालुक्य रूलर जो बादामी के हुआ करते थे, 6th सेंचुरी में रूल था उनका, ए होल इंस्क्रिप्शन हमें उनके बारे में बताता है। और ए होल इंस्क्रिप्शन जो कोर्ट पोएट हैं चालुक्य रूलर के, इनका नाम रवि कीर्ति था, उन्होंने संस्कृत भाषा में इसको लिखा है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये पुलाकेसिन सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे पुलाकेसिन सेकंड ने हर्षवर्धन को, नॉर्थ इंडिया के जो रूलर हुआ करते थे पुष्यभूति डायनेस्टी के, हर्षवर्धन, उनको हराया था और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया था, नर्मदा रिवर क्रॉस नहीं करने दिया था। तो ये इंफॉर्मेशन हमें ए होल इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलती है। नेक्स्ट चोला पीरियड का भी इंस्क्रिप्शन है हमारे पास, जिसको उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। इस इंस्क्रिप्शन की खास बात यह है कि ये हमें चोला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि चोला पीरियड में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो चोला पीरियड में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय वेरियस असेंबलीज, अलग अलग असेंबलीज बनाई जाती थी। और वो असेंबलीज जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करती थी। 3 तरह की असेंबली होती थी, और एक जनरल विलेज के लिए, सभा ब्राह्मण के विलेज के लिए, ब्रह्मदेव विलेज के लिए, और नगरम एक अर्बन लैंडस्केप के लिए या अर्बन एरिया के लिए। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलती है चोला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चोला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड की। उसी तरह कॉइन्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉइन्स भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले कॉइन्स जो शुरू किए गए थे वो वेस्ट एशिया में शुरू किए गए थे, लीडिया नाम की एक जगह थी वहां पर। और ये जो कॉइन्स हैं ये हमें 7000 BC के अराउंड देखने को मिलते हैं। ये जो कॉइन्स हैं इलेक्ट्रोलम मेटल के बनाए जाते थे, और यानी गोल्ड और सिल्वर को मिला के एक एलॉय बनाया जाता था, और उससे ये जो कॉइन्स हैं वो बनाए जाते थे, लीडिया के अंदर इस्तेमाल होता था। इंडिया की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इंडिया के अंदर सबसे पहले कॉइन्स हमें पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं, जिनकी शुरुआत महाजनपद पीरियड से होती है। तो महाजनपद पीरियड में पहली बार इंडिया में कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। उससे पहले किसी भी पीरियड में कॉइन्स नहीं है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी कॉइन्स नहीं है। और ये जो कॉइन्स हैं ये ज्यादातर कॉपर के हुआ करते थे, लेकिन कुछ कॉइन्स हमें सिल्वर के भी देखने को मिलते हैं, मतलब गोल्ड कॉइन यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंडो ग्रीक्स ने इशू किए हैं। इंडो ग्रीक्स जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद, जब मॉडर्न एम्पायर खत्म हो जाता है, मॉडर्न डायनेस्टी खत्म हो जाती है,
तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंडो ग्रीक्स इंडिया में आते हैं और उन्होंने सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू किए हैं। इनके जो कॉइन्स हैं वहां पर बाइलिंगुअल हुआ करते थे, यानी कि दो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था और दो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा राजा का जो चित्र है वो भी स्क्रिप्ट के ऊपर ये जो कॉइन है इसके ऊपर बनाया जाता था और राजा का नाम भी लिखा जाता था। तो जो अलग अलग डायनेस्टिक हिस्ट्री है उसके बारे में हमें इनके कॉइन से ही पता चलता है। कुशान्स की बात करेंगे तो कुषाण के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड कंटेंट वाले जो गोल्ड कॉइन्स हैं कुषाण ने ही इशू किए हैं। सबसे हैवी गोल्ड कॉइन इनके हुआ करते थे। इसके अलावा इनके समय पर सिल्वर कॉइन्स की रेयरिटी, सिल्वर कॉइन की कमी हमें देखने को मिलती है। तो कॉपर कॉइन्स भी बहुत ज्यादा हैं, गोल्ड कॉइन्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सिल्वर कॉइन्स बहुत कम है, रेयरिटी है इसकी। इसी तरह सतवाहन पीरियड में लेड कॉइन बहुत ज्यादा इशू किए जाते हैं, पॉटिन कॉइन बहुत ज्यादा इशू किए जाते हैं। पॉटिन एक एलॉय है जो कॉपर के साथ टिन और निकल वगैरह को मिला के बनता है। तो उस तरह से इशू किए जाते हैं। गुप्ता पीरियड की बात करेंगे तो गुप्ता रूलर्स के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इन्होंने ही इशू किए हैं, लेकिन गोल्ड कॉइन का जो कंटेंट है, गोल्ड का जो कंटेंट है कॉइन्स के अंदर वो कम कर दिया है। कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स गुप्ता रूलर्स ने ही इशू किए हैं, बट द गोल्ड कंटेंट वाज रिड्यूस्ड। इसके अलावा कॉपर कॉइन्स की रेयरिटी हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिलती है, बहुत कम कॉपर कॉइन्स इन्होंने इशू किए हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें गुप्ता पीरियड से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो हमारा यूनिट है दैट इज अबाउट सोर्सेज, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसको हमने एक क्विक वे में रिवाइज किया है ताकि एग्जाम के टाइम पर आप इजीली इसको रिवाइज कर पाएं और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको एक बार ब्रश अप कर पाएं। उम्मीद है इससे आपको फायदा हुआ होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।